आज हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग पर। ये कोई मामूली सालाना बढ़ोतरी नहीं है। ये एक तरह से वेतन, भत्ते और पेंशन की पूरी संरचना का एक बहुत बड़ा रीसेट है, जो 2026 में होने वाला है। तो सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, जरूरत बहुत सीधी है। महंगाई, ओके। जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ता है। हम्म, तो ये आयोग हर 10 साल में उसी खाई को पाटने का काम करता है। और इसका असर कितना बड़ा होगा? असर बहुत बड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। 3 करोड़? जी, ये भारत की कुल कामकाजी आबादी का लगभग 5% है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब अगर तुलना करें तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी टीसीएस सिर्फ 6 लाख लोगों को रोजगार देती है। बिल्कुल। तो ये उससे 50 गुना ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। 50 गुना? जी। ठीक है, तो ये सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम्म। जाहिर है, जब इतने लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो खर्च भी करेंगे। हाँ, घर, कार, रोजमर्रा का सामान। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक ग्रोथ ट्रिगर है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, ग्रोथ ट्रिगर। ये भारत की खपत की कहानी को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकता है। क्या हमारे पास इसका कोई पिछला उदाहरण है? मतलब पिछले आयोगों का क्या असर रहा है? जी बिल्कुल, आंकड़े हैं। 7वां वेतन आयोग जो 2016 में आया, उसके बाद केंद्र सरकार का वेतन बिल जीडीपी के 2.6% से बढ़कर 3% हो गया था। अच्छा। और छठे वेतन आयोग जो 2008 में आया था, उसमें तो ये उछाल और भी तेज था। वो जीडीपी के 2% से सीधे 3.5% पर पहुंच गया था। 3.5%? वो इतना ज्यादा क्यों था? क्योंकि उसके लागू होने में थोड़ी देरी हुई थी, तो 2 साल से ज्यादा का बकाया एक साथ मिला था। समझ गया। तो इतिहास तो बताता है कि असर बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये होता कैसे है? मैंने एक शब्द सुना है, फिटमेंट फैक्टर। ये क्या चीज है? फिटमेंट फैक्टर, आप इसे एक तरह का मल्टीप्लायर समझिए। जो भी मौजूदा मूल वेतन है, उसे इस फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और नया मूल वेतन तय हो जाता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे 7वें आयोग में ये 2.57 था, तो अगर किसी का मूल वेतन मान लीजिए 20,000 रुपए है, तो वो सीधे 51,400 रुपए हो गया। 8वें आयोग के लिए अनुमान है कि ये 1.8 से 2.86 के बीच हो सकता है। अरे वाह! तो ये जो अतिरिक्त पैसा बाजार में आता है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? इसका असर दोहरा है, खपत पर भी और बचत पर भी। पहले खपत की बात करते हैं। आरबीआई की एक 2017 की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक 7वें वेतन आयोग के बाद जो निजी खपत थी, उसमें 8.1% की बढ़ोतरी हुई। 8% से भी ज्यादा? जी, और उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ में इसका योगदान लगभग 2/3 था। 2/3? मतलब अगर ये ना होता तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी धीमी होती। बिल्कुल, जीडीपी ग्रोथ लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 2% कम होती। तो पैसा जाता कहाँ है? परंपरागत तौर पर तो लोग घर या गाड़ी खरीदते हैं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन अब उम्मीद है कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी क्यूएसआर और बीमा जैसी सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। और बचत का क्या? बचत पर भी बहुत असर होता है। एक अनुमान है कि जो 2.4 से 3.2 ट्रिलियन की अतिरिक्त आय होगी, उसमें से करीब 1 से सवा ट्रिलियन की बचत होगी। और ये पैसा भी तो वापस अर्थव्यवस्था में ही आएगा। बिल्कुल, बस रास्ता अलग होगा। भौतिक संपत्ति, बैंक जमा, शेयर बाजार। ठीक है, तो एक तरफ खपत और बचत का जश्न है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब के लिए पैसा आएगा कहाँ से? अनुमानित लागत कितनी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अनुमान है कि अतिरिक्त लागत लगभग 4.5 ट्रिलियन होगी, जो जीडीपी का करीबन 1.1% है। तो इसे पूरा कैसे किया जाएगा? इसके लिए या तो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा चाहिए होगा, या दूसरे खर्चों में कटौती करनी होगी, या फिर राजकोषीय घाटा थोड़ा बढ़ाना होगा। लेकिन इसमें एक और पेच है, इसका ज्यादातर बोझ तो शायद राज्यों पर पड़ता है। एकदम सही, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। कुल प्रभाव का लगभग 60% भार राज्यों को उठाना पड़ सकता है, और उनके पास केंद्र की तुलना में वित्तीय लचीलापन कम होता है। तो संक्षेप में, 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक वेतन संशोधन से कहीं ज्यादा है। ये एक बड़ा आर्थिक रीसेट है, जो खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा दे सकता है। हाँ, और जबकि राजकोषीय लागत एक चुनौती है, खासकर राज्यों के लिए, इससे जो मांग पैदा होगी वो भारत की आर्थिक गति को मजबूत कर सकती है। चलिए, तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
जब अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, तो घर और गाड़ी जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से परे उपभोक्ता व्यवहार और निवेश के तरीकों में कौन से दीर्घकालिक या शायद अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।